आदित्य, शिवानी, ओके। ओबीएस पे देख लो। क्या? हाँ हाँ हाँ, मैसेज इधर आ जाता है ना। चलो परफेक्ट। तो आप में से कितने हैं जो CS EET कर आए हैं अभी? ओके, और कितने डायरेक्ट एंट्री? तो आप कैसे आए हो? तो why you are not responding when I'm asking? Like everyone was like there. ओके, जोन आउट तो नहीं हो, यहीं हो ना? इधर ही हो ना, मेंटली फिजिकली? और अपन बेटा लास्ट। अच्छा, न्यू बैच, ऑलरेडी यू आर स्टार्टिंग, ओके नाउ न्यू बैच में। तो हाउ इज द जोश? हाय मैम, हाय की आवाज ऐसी आ रही थी, बाप रे, हाय। तो योर नेम इज अनुशिका, नॉट अनुष्का, अनुशिका, ओके। तुमने तो पहले ही मेरा क्लास देख लिया था तभी, है ना? आई लव्ड योर फीडबैक। मैं एक बार क्लास ले रही थी एंड आई डिड नो हर एंड शी केम एंड सेड मैम यू आर लाइक यू टीच लाइक दिस। सो तुम लोगों को तो देखा हुआ है मैंने यहीं प्रो विद्या में घूमते हुए। ओहो, ओके, ये जूम का ये जूम है ना? गूगल मीट है, ओके। हाँ, शिवानी, आदित्य बेटा, आप लोग भी CS EET से ही हैं? सूरज, अच्छा। सो एग्जाम अटेम्प्ट कब है आप लोगों का? June 26। एक ग्रुप दें तो, और दोनों ग्रुप देना है तो यू हैव टू वेट टिल दिसंबर। ऐसे ही है ना, CS में काफी सालों से यही रूल्स हैं। तो आप कितने लोग जून में एक ग्रुप अपियर कर रहे हैं, और कितने जो बोथ ग्रुप्स पे जाएंगे दिसंबर? आप दोनों ने रैंक का तैयारी करना है? ऐसे आपने CS EET से पहले किया था क्या क्लियर? इससे पहले वाले अटेम्प्ट में क्लियर किया था CS EET? अच्छा, ओके, तो यार एलिजिबल टू अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स। तो ये ब्रेक क्यों हो गया बेटा इतना? तो ग्रेजुएशन हो गया, चलो, मतलब ऐसा कि नुकसान कुछ नहीं पाया ही है इस दौरान। ओ भाई 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 भाई, क्या मेरे से बात करना है अभी? ब्रेक में आपस में करना। तो तुम में से कितने दोज हु कैन क्लेम कि वे वेरी गुड इन थ्योरी? या अगर मैं पूछूं थ्योरी और प्रैक्टिकल में, तो कितने हैं जो बोलेंगे हम थ्योरी में बेटर हैं प्रैक्टिकल से? एंड कितने बोलेंगे हम प्रैक्टिकल में रिलेटिवली ज्यादा बेटर हैं थ्योरी के कंपेयर? चलो, तो आपको तो पता ही है एग्जीक्यूटिव का ये जो अपना आग का दरिया है, कूद के जाना है वाला, 7 पेपर्स हैं। एक CA-FM का पेपर होता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 2 पार्ट्स में है। 60 मार्क्स में अकाउंट्स है, 40 मार्क्स में FM है, जो मैं ले रही हूँ। ये ग्रुप 1 में है। तो ग्रुप 1 में जिनका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है वो मान के चलो आपका एग्रीगेट ये सब्जेक्ट बनवा देगा, और जिनका थ्योरी स्ट्रांग है वो इसमें कृपया करके 40 से नीचे ना जाए, वरना ये आपका डुबा देगा। ठीक है, तो अपना प्रैक्टिकल डोमेन नहीं है तो भी ये मान के चलो कि उसको, मतलब एक होता है सॉट एनालिसिस, आपने सबने ये टर्म लाइफ में सुना होगा। मैं पहली कक्षा में आपको बता रही हूँ कि ये आज से अप्लाई कर देना, ये मत सोचना बहुत टाइम है, कभी बहुत टाइम होता ही नहीं है प्रोफेशनल एग्जाम में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल एग्जाम एंड BCom BBA? यू नो, सिलेबस तो सेम ही है। 2 डिफरेंसेस हैं, एक तो चेकिंग क्राइटेरिया टफ होता है, यहाँ पर एग्जाम में जो टीचर होता है वो फेल करने बैठा है, फेल फेल फेल, अरे तू अच्छा है चल पास। और BCom BBA में क्या होता है, सब अच्छे हो, एक आदि जो बिल्कुल ही महारद्दी बच्चे होते जो लिखते ही नहीं है उनको फेल कर दिया जाता है कि लिखा ही नहीं है तो कैसे पास करें। इट इज जस्ट द मम्मा अप्रोच एंड सासू माँ अप्रोच। तो BCom BBA इज योर मम्मा, वो आराम से आपको बोलती है अरे मेरा लाल, मेरा गोपाल,
आगे निकल लाइफ में। और प्रोफेशनल एग्जाम जस्ट लाइक सासू माँ, not going to easily impress. They need your sharpness of mind, memory check होगा, presentation skill check होगा, और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है कि नहीं। 100 नंबर का पेपर है, अगर तुम अटेम्प्ट ही 80 करके आ रहे हो तो मान के चलो आपने 50% फेलियर इनवाइट कर लिया है। तो स्पीड का मैंने जो नोटिस किया रहा, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, इट्स बीइंग लाइक मोर देन अ डिकेड, 1.5 डिकेड हो गया ये इन सब में। तो जो बेसिक एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि जो बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि पेपर पूरा करके नहीं आते हैं, और उसका रीजन ये नहीं होता कि उनको आता नहीं है, आता है, टाइम नहीं मिला, लिख नहीं पाए। अब यही 3 घंटे के एग्जाम के लिए अगर इंस्टीट्यूट 4 घंटा दे देना, 4 घंटा, तो ऑलमोस्ट रिजल्ट डबल आए। तो यहाँ आप देख रहे हैं द बेस्ट वन विल विन वाला थ्योरी है, सभी एक पैमाने पे आप हो, और ये भी श्योर है कि अभी जो आप आए हो क्या सब पास हो जाओगे एक बार में एग्जीक्यूटिव में? नहीं होंगे, मेरे से पूछ लो अगर डाउट है तो। सब पास नहीं होते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। तो आपको पास होने वाली कैटेगरी में अगर रहना है तो कुछ डिसिप्लिन है, ये बिल्कुल पहली दिन से कॉपी अच्छी बनाओ अपनी। जो भी टीचर जो भी पढ़ा रहा है ये मत सोचो कि याद रहेगा, मेमोरी का आजकल तो और प्रॉब्लम हो गया है, खान पीन हमारा इतना अच्छा नहीं है पहले के टाइम जैसा कि हमें चीजें रिटेन हो, हमें लिखा रहेगा कॉपी में तो बार बार पढ़ के याद आ जाता है। तो कोई टीचर है मेरे अलावा भी कोई एग्जांपल्स दे रहा है ना, हैव एन हैबिट टू राइट समवेयर इन द कॉपी, अटका लो उसको ऊपर नीचे रूलिंग पे, ठीक है? तो इतना रेस्टलेस क्यों हो रहा है, क्या हो गया? हाँ नहीं, हाँ पूरे टाइम ऐसे पैर हिला रहा है, रोलर कोस्टर राइड है, रिलैक्स। अभी सुबह क्या पढ़ा? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा भी आया ही होगा ऑफ कोर्स। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम मेरे से? अच्छा, एक होता है आपकी एक्सपेक्टेशन, मैं पूछ लूं क्या है सब्जेक्ट को लेके, फिर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बता दूंगी कि मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से क्या है, बताओ। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टीचर? खुल के बात करो, लाइक आई एम नॉट दैट स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ टीचर, आई ट्राई टू बी योर फ्रेंड सो दैट यू कैन इजीली ओपन अप विथ मी कि भैया मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, ये डिफिकल्टी है, इसको मैनेज कर दो। क्योंकि आपका भी और मेरा लक्ष्य सेम ही है ना, आप लोगों को पास कराना, और आपका लक्ष्य आप पास होना चाहते हैं। कोई बताएगा आप में से क्या एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है टीचर से? ओके ठीक है, ये तो वेल नोटेड पॉइंट है, ऐसा होता है, और क्यों होता है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी वाइल ड्यूरिंग द क्लास। मेरी आप सबसे एक एक्सपेक्टेशन है, बस रोज आ जाना क्लास में, छुट्टी मत मारना। अगर यहाँ बैठे हो तो ये बात में कोई दोहराई नहीं है कि FM इज मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट यू हैड इन दिस बकेट CS एग्जीक्यूटिव के। 40 नंबर में से बच्चा चाहे तो 40 on 40 ला सकता है, एक नंबर भी नहीं कटता, और ना लेंदी आंसर्स होते हैं, कोई बड़े बड़े आंसर नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे आंसर होते हैं। मतलब आपका पेपर तो FM का तो नहीं छूटेगा। तो अब बेसिक बातें कर लेते हैं कि पहली बात, मैम पेपर कैसा दिखेगा? हद से ज्यादा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन में इसलिए आज आपको बता रही हूँ कि आप इसका, मेरा है ना कॉपी अलग ही चलने देना। एक आपका क्लासरूम कॉपी होगा जिसमें अपन जो यहाँ क्वेश्चंस कर रहे हैं वो राइट डाउन होंगे, एक आपको बनाना है होमवर्क कॉपी, क्योंकि FM इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने जो बोला ना फॉर्मूले इतने सारे कि लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्यों हो रहे? क्योंकि इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आपने जीवन में कभी रेशियो एनालिसिस में GP रेशियो निकाला है सबने कभी, क्या फॉर्मूला है? अरे डोंट टेल मी, डेट इक्विटी रेशियो का बता दो। तो GP रेशियो का क्या होता है? GP, NP, ऑपरेटिंग रेशियो, ये सब काय पे निकलते हैं? सेल पे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना, GP ये बताता है आपने ग्रॉसली कितना बचाया माल बेच के, दैट इज सेल्स। तो आपने जो फॉर्मूला भी डेट इक्विटी का, तो चलो थैंक गॉड तुम सबने बता दिया और याद भी है। तो उसका रीजन पता, याद करो क्या है? 12th की वो TS गरेवाल किताब ही पढ़ा होगा मोस्टली ने। कोई MP बोर्ड वाला है?
तो कुमावत और राठी पढ़ी होगी बेटा, इसके अलावा तो है नहीं ना दुनिया, वही पढ़ा है कुमावत राठी। तो क्या था उसमें, प्रैक्टिस ही तो करा था, अगर करा हो इफ एनी। वैसे तो प्रोफेशनल कोर्स का फॉर्म तुम सब भर के इधर बैठे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे हो, अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो। तो उसको याद रखने का तरीका क्या था, खूब सारे क्वेश्चन लगा लो उस फॉर्मूले पर, तो वो दिमाग और ब्लड में बहने लगता है कुछ टाइम बाद, तो ब्लड में यू कैन फील द रेडिएशंस। सेम है, एफएम इज मोर अबाउट फॉर्मूला एंड उससे ऊपर चीज है कंसेप्ट। फॉर्मूला अगर अपन को समझ आ जाता है ना तो याद नहीं करना पड़ता, ये मेरा मानना है, क्योंकि यू नो द लॉजिक बिहाइंड कि फॉर्मूला क्या है क्या रहा है। और एक है क्लासरूम क्वेश्चंस, मेरा जो पतला सा बुकलेट है मैं अभी दिखाऊंगी आपको, उसमें कुछ क्लासरूम क्वेश्चंस हैं, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। तो बस यही सिलसिला चलता रहेगा, ऑलमोस्ट 2 महीने में बैच कंप्लीट कर दूंगी मैं, 2 months 60 days, नॉट मोर देन दैट। आप मेरे सब्जेक्ट से बहुत बेफिक्र रहोगे, एक बार बस पढ़ के कॉपी बना के रख देना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2 महीने बाद एफएम क्लास नहीं होगा और आपका एग्जाम सबका ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद है। तो फिर उसके लिए मैं एक रिवीजन रखूंगी लास्ट में, जब आपका पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा यहाँ सभी चीज का, तो आपका 15 दिन का एक रिवीजन क्लास अलग से होगा, जिसमें मैं ही सारे चैप्टर रिकॉल करवा दूंगी। तो आपको अभी क्या करना है, रेगुलर रहना है, 2 कॉपीज बनानी है और एक पतली सी, मान के चलो 20 पन्ने की कॉपी, फॉर्मूला कॉपी खरीद लेना आज से ही, अपने पास ही घर में होना चाहिए, इधर उधर मत लिखना, क्योंकि मैं तैयारी करवा रही हूँ 6 महीने बाद जब एग्जाम होगी तब क्या करोगे आप बच्चे, क्या करते हो एक कॉपी में घुसा लेते हो सब लिख लिख के और एग्जाम टाइम बिखर जाते हो कि कहाँ से पढ़े। यू डोंट हैव योर स्टडी, जो होना चाहिए स्ट्रैटेजी। और मेरे क्या सभी सब्जेक्ट में एक पॉलिसी बनाओ, डिफरेंट कॉपी पहला रिक्वायरमेंट, और खूब लिखना है, ये एग्जाम लिख के निकलना है, तो लिखने से कभी अवॉइड ही नहीं करना। देखो कोचिंग वाले हैं तो नोट्स तो देंगे, आजकल तो आपको पता है मार्केट में टिकना है तो ये सब बेसिक चीजें, बट आपको फैक्ट बताऊं ना तो नोट्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इट इज जस्ट द शॉर्टकट कि ठीक है पढ़ लिया, कुछ है पढ़ने के लिए, इतना मोटा मॉड्यूल कौन पढ़ेगा। बट तुम में से जो किताबें कौन पढ़ता है, नॉवेल्स वगैरह, न्यूज़पेपर, कुछ रीडिंग हैबिट है? नहीं है तो डाल लो यार, सीएस में तो जिंदगी भर पढ़ना है, जब सीएस बन जाओगे तो उसका लाइफ इमेजिन करा है कैसा है, व्हाट इज द लाइफ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, पढ़ना ही है कैबिन में बैठ के दिन भर, मोटा मोटा किताब, अपडेट रहना पड़ेगा कि एमसीए की साइट पे क्या अपडेट हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो नहीं है तो रीडिंग करने की हैबिट डाल लो। और इसीलिए बोल रही हूँ कि हम नोट्स दें, कुछ भी दें, बट आपके मॉड्यूल्स की इज्जत कभी मत खत्म करना, जो आईसीएसआई देता है उसको जरूर, जब भी यहाँ कोई चैप्टर कंक्लूड हो रहा है, और अभी कर सकते हो सिर्फ 4 महीने, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, आफ्टर 4 months आप नहीं उठा पाओगे मॉड्यूल्स, आपको उसको हटाकर फिर नोट्स पर आना पड़ेगा। बट जैसे होता है ना, हमारे ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने कोई अभी जो चल रही है चीज है, मान लो 60-70% कोर्स का भी एक बार मॉड्यूल रीडिंग कर लिया, यू विल रॉक द वर्ल्ड। मतलब एग्जीक्यूटिव तो आपको आसान लगेगा, बहुत घबराओगे नहीं। सिर्फ अगर नोट्स पढ़ते तो थोड़ा सा टेंशन तो होता है कि कुछ छूट रहा है, मॉड्यूल अगर पढ़ लिया एक बार तो कोई टेंशन बचेगा क्या। तो दिस इज फॉर ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, और आदत आपकी कोचिंग में आ जाएगी। अभी तो टाइम इतना लेट से रखा है, बट कुछ 5-7-10 दिन बाद यहाँ पर आपको पता है सुबह 8 बजे से शाम को 5-6 बजे तक बैठने का हैबिट डालना पड़ेगा। और उसके भी बाद घर जाके कोई छुट्टी नहीं हो रही है पढ़ाई से, 1-2 घंटे का ब्रेक, उसके बाद फिर टेबल पे 5-6 घंटे बैठना ही है। रीजन बहुत सिंपल है, जो यहाँ टीचर पढ़ा रहा है उसको आपको सेम डे जाके, जैसे 1 घंटे एफएम क्लास लग रहा है तो घर जाके आधी घंटा एफएम को देना ही पड़ेगा। तो आपकी जो भी सोशल लाइफ है वो सब अभी कुछ टाइम के लिए कट ऑफ कर दो, तो आपके लिए ये अच्छा है। वरना देखो जबरन अपन, एक होता है ना फॉर्म भर दिया, हिंदोरा पीट दिया कि हम सीएस कर रहे हो, और करने की जो पॉलिसी या प्रोसेस है वो नहीं कर रहे हो तो कोई सेंस नहीं है फिर। और फेल हो गए तो बोलोगे हम फेल हो गए, एग्जाम ही टफ है, ये तो एग्जाम को मत कोसना, क्योंकि यहाँ जो प्रो विद्या पे आपको मिल रहा है सारे एक्सीलेंट फैकल्टीज हैं, सब अपने अपने, कोई भी फ्रेशर नहीं है यहाँ, सब लोग यहाँ पर अपने आप को मतलब प्रूफ कर चुके हैं कि हम ऑल इंडिया दे चुके हैं। मेरे को ही पढ़ाते पढ़ाते इट्स बीन 15 years, और मेरे से भी सीनियर फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, और कम बच्चे हैं अभी क्योंकि फर्स्ट ईयर है कोचिंग का, यू ऑल नो। अब नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा, तो यू आर द ब्लेस्ड बैच कि कम स्टूडेंट्स में आपको इतने प्रोफेशनल मेंटोर्स हैं, तो टेक द फुल एडवांटेज ऑफ अस। जो रेगुलर अपना कोर्स कंप्लीशन है, टेस्ट सीरीज है, उनको बिल्कुल ईमानदारी से देना।
और अगर इससे गली काटी है तो सिर्फ नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि आप पास हो रहे फेल हो रहे फीस तो मिल जाएगा ना कोचिंग को, तो सोच लो फिर नुकसान किसका है। और टीचर को अपना फ्रेंड बना लो, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि मतलब कैसे बोले क्या बोले, कोई भी प्रॉब्लम है देयर इज अ वे टू कम्युनिकेट, उस पर ध्यान रखना बस, रिस्पेक्टफुल वे में बोलोगे हर बात सुनी जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब आपके आते हैं पेपर पैटर्न पे। 40 मार्क्स में व्हाट इज द, अच्छा अलग अलग पेपर मिलता है अकाउंट्स और एफएम का कि एक ही मिलता है? एक ही मिलता है। कितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 किसके आते होंगे? अकाउंट्स के 60 मार्क्स के, ठीक है। और ये वाला दोनों पार्ट किसके हैं? 40 मार्क्स का एफएम। अब इसमें जो ये 5th क्वेश्चन है इसके अंदर बेटा पता है कितने पार्ट्स आएंगे? और इसके अंदर 4, ठीक है। तो 5th के अंदर अभी जो मैं पास 3 अटेम्प्ट से देख रही हूँ, पहले तो 4 भी आए हुए हैं इसमें ABCD करके, अभी पिछले 2-3 अटेम्प्ट से दे आर आस्किंग 3 क्वेश्चंस ABC, 7 7 6, कितना हो गया जोड़ो? हो गया 20। अब यहां पर ABCD कितना हो गया? 20, और ये भी कितना हो गया? हो गया 40 नंबर। बट देखने को 40 नंबर में आप बोलोगे 2 ही क्वेश्चन तो है, मैं 5th और 6th, नहीं भाई 7 क्वेश्चन है। कितने? 7, 3 ऊपर 4 नीचे, 7। और यहाँ एक और क्वेश्चन और करके आता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर बोलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6A करिए। अब आप बोलोगे मैम ये 6A क्या है? ये भी कितने पार्ट्स में है? 4 पार्ट्स। और कैसा आता है ये? ऐसा। फिर इसमें क्या होता है पता है आपको? यहां पर पूरा क्या है और यहां ये वाला पार्ट कैसा होता है? और थ्योरी का कोई देखो माई बाप नहीं है, कहीं से भी डाल रहे हैं क्वेश्चन, कहीं से भी। पूरा इतना मोटा बुक है एफएम का, 400-500 पन्नों का, 600 पन्ने हैं जिसमें अकाउंट्स में होंगे कुछ 400, मतलब 200-250 पन्ने तो हैं एफएम के मॉड्यूल में। आपके पास जो वही है, मैंने कहा इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम, समय कम है, सिलेबस बहुत है, सब इजी है, टफ कुछ है ही नहीं। ये जो आप एग्जाम 6 महीने 8 महीने में देते हो, अगर इसको पढ़ाने के लिए 1 साल मिल जाए तो आपको बहुत इजी लगे, टीचर को भी लोड ना रहे। बट ऐसा नहीं है, कम समय है, कोर्स बहुत है। तो मैंने पुरानी जो अभी बैच यहाँ पढ़ाई उसको भी यही सलाह दिया कि भैया थ्योरी कहीं से भी आ सकती है, तो आप लोग इसमें एफएम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बाय डिफॉल्ट। कैसा सब्जेक्ट है? तो भैया अपन यहीं पर खेलें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबरिंग फुल ऑन फुल होती है। और इसमें ये नहीं है कि एक प्रैक्टिकल कर लो एक थ्योरी कर लो, या तो आपको ये पूरा थ्योरी अटेंड करना पड़ेगा या पूरा ऊपर वाला प्रैक्टिकल। प्रॉब्लम समझ रहे हो? तो अपन पहले ही दिन से किस पे फोकस ज्यादा रखेंगे? प्रैक्टिकल पे, क्योंकि थ्योरी का देयर इज नो एंड, कहीं से भी आ रहा है, बट प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन आपका मॉड्यूल है उसके ऊपर लेवल नहीं जा रहा, वो बस आपको मेरे साथ एक निश्चित समय में सीखना है। अब सबसे पहले कॉपियां निकाल लो और ये स्ट्रक्चर लिख लो। दिस शुड बी ऑन योर फ्रंट पेज। आज अगर नई एफएम का कॉपी बनाया है तो कल नई जो बनाओ उस पर घर से लिख के ले आना। ये टारगेट है अपना कि ये सारे क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए, और ऐसे लिख लो, बहुत सिंपल। आवर टारगेट इज 40 on 40 बाई। दिसंबर है शिवानी, ओके। आदित्य, अंजलि, शिवानी शर्मा और शिवानी तिवारी, ओ हो। बेटा आप लोग भी ऑनलाइन में नोट कर लो अच्छे से, कॉपी शुड बी वेल मेंटेन्ड। ऑनलाइन में बच्चों पॉसिबल हो तो एक बार वीडियो ऑन करना है, दो बैठे हो क्लास के लिए, तो एटलीस्ट अपन मुंह दिखाई तो कर लें। क्या ठंड है? ठंड में कितने लोग नहा के आए हो आज? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, नहा के ही आना है भाई,
है ना, परफ्यूम वरफ्यूम डाल के मत आ जाना बिना नहाए। विंटर्स में तो और अच्छा रहता है, जितना जल्दी उठो अपना बढ़िया नहाया और फिर पढ़ने बैठे। और नाश्ता करके आते हो कि नहीं घर से? क्योंकि भूखे पेट तो हो ही ना भजाना, तो नहीं होगा। आपने हैवी ब्रेकफास्ट कर कर आया करो। क्योंकि ये पढ़ाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा पढ़ा दिया और तुमने अच्छा पढ़ लिया तो हो जाएगा। यहाँ आप अपनी दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो दिन भर में कोई स्पोर्ट्स खेलना ही खेलना है, आधा एक घंटा, जो भी पसंद हो। अब आप बोलोगे मैम बच्चे की जान लोगे क्या? भैया सभी के पास 24 घंटे हैं, सभी कर रहे हैं। दौड़ लगाओ, क्रिकेट खेलो, लड़कियां बैडमिंटन खेलना है खेलो, बट जरूर कुछ ना कुछ पसीना बहाओ आप आधा पौन घंटा। और दूसरा, आंवला का टाइम है अभी खाने का, इट रियली हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। अखरोट, आंवला और बादाम नहीं खा रहे हो तो खाने लग जाओ। अपन बीकॉम बीबीए से बहुत ऊपर आ गए अब, और यहाँ पर दिमाग की फाइट है, तो उसके लिए ये बेसिक चीजें, फूड हैबिट्स अपना बहुत अच्छा रखिए। ये नोटेड है? एकदम क्लैरिटी से दिख रहा है कि पेपर कैसे दिखने वाला है। और यहाँ पर आप एक और चीज लिख लो, 5th क्वेश्चन में सिंगल चैप्टर से आएगा। ये जो तीनों पार्ट्स है ना 5th चैप्टर के, ये 5th जो क्वेश्चन बनता है ABC, ये कहां से बनते हैं? ये तीनों सिंगल चैप्टर। और यहां पर लिख लीजिए इसमें 6th वाले में फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। ऊपर वाला जो प्रश्न आएगा वो एक ही चैप्टर से आएगा, ये कंफर्म है। एक केस स्टडी टाइप होता है और उसी से आपको ABC सॉल्व करना है। और ये जो 6th वाला है, दिस ऑल द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। आप लिखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अपन पढ़ेंगे तो बेटा 9 चैप्टर है कोर्स में, बट ये जो 3 चैप्टर हैं, दिस इज योर ऑलमोस्ट 80% गेम। पूरा पेपर में 80% जो पेपर है वो आपको इधर से ही दिखेगा। मैं पहले इसलिए बता रही हूँ कि जब वो चैप्टर्स क्लास में शुरू हो तो फुल फोकस रखना है कि आपको पता है कि 9 चैप्टर में से ये 3 कर लिए तो अपना 80% तो काम वैसे ही हो जाएगा। दिस एग्जाम इज मोर ऑफ स्ट्रैटेजी, लेस ऑफ हार्ड वर्क। पहला लिखिए चैप्टर का नाम कैपिटल बजटिंग, दूसरा नाम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और तीसरा नाम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। These are the 3 most important chapters in our journey. Noted? अब देखिए मैं आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ। यही बुक है जो अपन ने यहाँ पर बनाई है। कितने चैप्टर्स दिख रहे हैं? 9 दिख रहे हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन है, इट इज टेलिंग ऑल अबाउट थ्योरी एंड ऑल। मतलब ये तो अगर आपको अभी लोड नहीं है ना कोचिंग से ज्यादा होमवर्क वगैरह का, तो ये आई एम गिविंग यू एज एन होमवर्क। एक हफ्ते में इसको रीड करके खत्म कर दो। और इसमें आप हाईलाइट कर, आप सबके पास मॉड्यूल नहीं आए होंगे ना अभी जो ICSI के हैं, रजिस्ट्रेशन कराओगे फिर 10, 15, 20 दिन में आएंगे है। तो आप एक काम करना, फिर इस फर्स्ट चैप्टर का एक अच्छा PDF बनाकर ग्रुप पे डाल देना। अभी आप लोग सब ग्रुप पे कनेक्ट हो जाओगे, तो ये क्या है, इसको एज एन विंटर रीडिंग टास्क फ्रॉम नेहा मैम, कि जब मन हो रहा है कि क्या करें, फालतू बैठे हैं, तो सोचना ये चैप्टर है जो हमें पढ़ना चाहिए, है ना। यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्लास। अच्छा हाँ, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। यू ऑल नो हाउ टू एक्सेस दैट मॉड्यूल। तो वो आप खोल के, ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, उसमें क्या होगा जब आप पढ़ेंगे ना, तो इट विल साउंड लाइक जैसे किसी ने जीवन में अगर वो पेपर का नाम सुना है द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स, कुछ समझ आएगा कुछ नहीं आएगा। तो मेरा उद्देश्य क्या है कि एक दिन, एक हफ्ते का आज टास्क है मंडे, नेक्स्ट मंडे हम लोग क्लास में आधा घंटे का स्लॉट रखेंगे टू डिस्कस चैप्टर 1। उसमें जो आपको प्रॉब्लम्स है ये आप नोट करके ले आना कि मैम ये पॉइंट्स पे अपन चर्चा कर लेते हैं। उससे आपका क्या होगा, फाइनेंस को समझने की एबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इससे ऐसा क्वेश्चन आना नहीं है।
दैट इज जस्ट कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट ओनली फॉर एग्जाम ना, कोई कॉलेज लाइफ तो है नहीं। अभी एग्जीक्यूटिव किया, प्रोफेशनल किया, 15-18 महीने 21 महीने की इंटर्नशिप करी, एंड यू आर टू कॉर्पोरेट सभी लोग। तो जब कॉलेज नहीं और फिर सीखने सिखाने का सिलसिला भी इधर ही करना है कंप्लीट, इसीलिए मैंने ये टास्क दिया है। अपन चैप्टर जो ऑफिशियली शुरू करेंगे क्लास में वो होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये चैप्टर क्या है, वो नमक की तरह है जो दिखता नहीं है बट होता हर सब्जी में। मतलब ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से लेके यहां तक सभी दूर लगना है। दैट इज द बेसिक, वेरी बेसिक फंडामेंटल ऑफ एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है इतना यहाँ पर सबको? देखिए इतनी पतला यहाँ पर पेज नंबर नहीं लिखे हैं, वरना मैं आपको दिखाती कि मैंने बुक कैसे बनाई है। देखिए चैप्टर नंबर 1 आपको ये दिख रहा है, एक थ्योरी पोर्शन है ना, थ्योरी है पूरा। फिर इसके बाद यहाँ थ्योरी खत्म होने के बाद मैंने हर चैप्टर के एंड में क्या दिया है, फॉर्मूलाज जो उस पर्टिकुलर चैप्टर में लगने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या कवर्ड है, ये सारे क्वेश्चन हम क्लास में करने वाले हैं। और इसको मैंने ऐसे सॉल्व फॉर्म में नहीं रखा है, ये क्वेश्चन ये आंसर। ये खत्म हुआ तो क्या आ गए आपके, मान लीजिए 3 दिन वो 4 दिन चैप्टर चल रहा है, 3 से 4 दिन, तो 3 से 4 दिन में ही आपका पैरेलली होमवर्क होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद होमवर्क करना है, क्योंकि कोई चैप्टर में मान लो 4-5 कंसेप्ट हैं, तो एक कंसेप्ट हुआ तो उससे रिलेटेड फिर आपके होमवर्क क्वेश्चंस उसी दिन करने हैं आपको। ये देखिए बस इतना है। फिर चैप्टर नंबर 2 इस तरीके से आप जब बुक देखोगे तो खुश हो जाओगे, क्योंकि पुरानी बैच में भी मजा आ गया था, बोले बस मैम इतना कर ले 40 नंबर। मैंने कहा यस, इतना ही करना है, ठीक है। ये देख के कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? बैलेंस शीट देखी है ना सबने? अच्छा, अपना सब्जेक्ट का नाम क्या है? पैसों का मैनेजमेंट। घरों में कौन करता है ये मैनेजमेंट? मम्मी लोग। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है मोस्टली, क्या अब तो अब नहीं पता आज के टाइम में, बट एक पुराने टाइम में अपन देखें तो दादा का काम होता था भाई पैसा ला के दादी के हाथ में रख देना, कितना कितना किसी को शादी ब्याह में देन लेन करना है, राशन कितने का आना है, बच्चों की स्कूल फीस में कितना, भाइयों को कितना, ये सब कौन मैनेज करता है? मम्मा या घर में जो भी फीमेल पर्सन होती थी, जब ऑफकोर्स वो नॉन वर्किंग होती थी। आजकल तो दोनों मिलके ही कर रहे हैं भैया, मेल फीमेल दोनों मिलके ही कमा रहे हैं और मैनेजमेंट भी दोनों मिलके ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो पूरा सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं ना, उसका एक ही डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? एक्विजिशन ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन इन सच अ वे दैट इंक्रीजेस द, मैंने प्रॉफिट नहीं बोला, प्रॉफिट बोलना बड़ा नैरो अप्रोच होगी, जैसे कि हम बड़े लालची हैं, हम सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। मतलब एक होता है ना छोटी कंपनी जिनका काम ही है कि भैया बस उल्लू बना के प्रॉफिट कमाना। वेल्थ और प्रॉफिट में यही अंतर होता है कि प्रॉफिट में गुडविल वर्ड शामिल नहीं है। कौन सा वर्ड? तो हम चाहते हैं कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़े और साथ में कंपनी का जो मान सम्मान है, जिसको हम बोलते हैं गुडविल, रेप्यूटेशन, वो भी बढ़े। जैसे आप सब आजकल सब ब्रांडेड प्रोडक्ट लेना आजकल बहुत इजीली एक्सेसिबल है ड्यू टू दिस मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जो भी आपकी ये वेबसाइट्स हैं। तो आप जाके कंपेयर करते हैं रेट, और किसी ब्रांड पे आपको एक ट्रस्ट होता है, तो अगर वो प्रोडक्ट सेल पे आता है तो आप ले लेते हो, आप दिमाग ज्यादा नहीं लगाते आपने, क्योंकि उसको बारे में महसूस करा होता है, लोगों से सुना होता है कि हाँ भैया ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो अल्टीमेट कोई भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही तो है कि क्या करना है, एक गुडविल क्रिएट करना, एक रेप्यूटेशन क्रिएट करना। तो वो ही कंपनी की क्या बन जाती है, वेल्थ। वेल्थ मतलब रियल पूंजी, संपत्ति। तो अपन क्या बोलेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अवर सब्जेक्ट? एक्विजिशन ऑफ फंड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन सच अ वे दैट क्या बढ़े, किसकी? शेयर होल्डर कौन है? रियल ओनर्स, कंपनी का जो ओनर है उसकी रेपुटेशन। जैसे जब मैं 2 नाम लूंगी, एक लूंगी रिलायंस और एक लूंगी टाटा,
तो आप लोगों ने खुद ने क्या सुना होगा, किसके एथिक्स ज्यादा हैं? रिलायंस को चोर कंपनी बोला गया है, और गुरु पिक्चर के बाद तो दिखाया भी गया है कि कैसे चोरियां की उन्होंने, छोटी कंपनी। अभी तो खैर इम्प्रूव हो गया, काफी इम्प्रूव्ड है रिलायंस के इंटरनल मैनेजमेंट, बट जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो यही चलता था कि भैया रिलायंस और अगर टाटा, रतन टाटा जी के आपने काफी वो देखे होंगे वीडियोस, उनके बारे में लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि ही वॉज द मैन ऑफ वैल्यू। तो ये जो उन्होंने क्रिएट करा, ओनर ही तो है, तो ओनर का जो वेल्थ है वो क्रिएट हो जाए हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन से। ये इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में हमें सीखना है, क्योंकि इट्स अबाउट टेकिंग डिसीजंस। अब मैं आपको बोलूं आपको एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो व्हाट यू विल नीड फर्स्ट? फाइनेंस, पैसा, फंड्स। तुम सबने यही बोला जॉइंटली कि मैडम वी विल नीड फंड्स। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं चलो दो ऑप्शन है, कैनरा बैंक तुम्हें 10% पे लोन फाइनेंस कर रही है और एसबीआई बैंक जो है वो तुम्हें 9% पे कर रही है, तो किधर जाओगे? एकदम क्यों बोले? सस्ता पैसा किसको नहीं भाता? व्हाट वी नीड कंपनी में, महंगा पैसा लाना कि सस्ता पैसा लाना? ये बात पकड़ ली सबने, क्लियर है? अब अगर मैं बोलूं दो मशीन के ऑप्शन है, जर्मन से इंपोर्ट करनी है, दोनों मशीन 1-1 करोड़ की है, और एक मशीन जो है वो साल भर में 3 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकती है, और जबकि दूसरी जो मशीन है वो 4 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकती है। कॉस्ट सेम है दोनों का, तो आप क्या प्रेफर करोगे? क्यों? इधर तुम ज्यादा बोल रहे हो, उधर तुम कम बोल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप बोलोगे मैम यही तो फाइनेंस है, यही तो कॉमन सेंस है कि हम पैसा सस्ता लाना चाहेंगे और कमाना ताकि प्रॉफिट बड़े कंपनी का। यही लिखा है, देखो अब ध्यान से, ये पैसा लाने के जो चीजें हैं वो ध्यान से देखना। ये क्या लिखा है यहाँ? इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर क्या लिखा है? प्रेफरेंस। और रिजर्व एंड सरप्लस तो किसके होते हैं? ओनर्स के। फिर ये क्या लिखा है? नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट मतलब जिसका पेमेंट 1 साल से ज्यादा का हो। जैसे एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है? डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर्स। ये पैसा उठाने को ही क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा आएगा कहां से और कितना? जैसे 10 लाख रुपए उठाने हैं, तो मैंने बोला 6 तो मेरे पास है ही, आई एम अ शेयर होल्डर। 4 लाख मैं कहां से उठा रही हूँ? डिबेंचर्स से। तो ये जो हुआ ना 6 और 4, इसी को क्या बोलते हैं कंपनी का? कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे आज तुम प्रोविद्या में आओ, कभी तनय सर से पूछना सर व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविद्या, तो वो बोलेंगे भाग, नो कंपनी विल लव टू टेल इट। कोई कंपनी बताना चाहेगी क्या तुमने कहां से कितना? बट आपको पता है ये जो रेगुलेशंस नाम की चीज होती है ना, जो तुम लोग बहुत कूट कूट के पढ़ने वाले हो एग्जीक्यूटिव में, सीएसईटी में तो तुम्हें ट्रेलर भी नहीं दिखाया ठीक से। जो रियल जर्नी है वो तो अब शुरू हुई है तुम्हारी कंपनी सेक्रेटरीशिप की। इतने रेगुलेशंस हैं, सेबी, आरबीआई, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये तो 4 वो बोल रहे हो जो बिल्कुल लगने ही लगने हैं यार कंपनी के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कंपनी बड़ा विलफुली देती है क्या ये एनुअल रिपोर्ट्स गूगल पर? आज आप सबको पता होगा कि आज तुम किसी भी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है उसका अगर तुम्हें देखना हो कि क्या उनने कमाया गवाया, उनके बैलेंस शीट और पीएनएल देखने हैं, तो क्या ये कॉन्फिडेंशियल न्यूज है कि पब्लिक न्यूज है? इट्स अ पब्लिक न्यूज। आप जाओ एमसीए की साइट पे, कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी को क्लिक करो, उनका एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा। तब आप बोलोगे मैम ये तो इतना हमने सोचा नहीं इस बारे में कि ये ऐसा है क्या। तो खुद अपने ऊपर लेके देखो ना कि तुम्हारी कोई कंपनी प्रोविद्या ये हमारी, हम चाहेंगे क्या किसी को पता चले हमने कितना पैसा लगाया? क्यों बताएं? इट्स अ कॉम्पिटिशन। बट लिस्टेड हो, पब्लिक का पैसा लिया ही क्यों फिर तुमने? शेयर होल्डर क्यों बनाया? खुद का लगाना था। तो एज ऑफ टुडे हमारे यहाँ लगा है क्या? कोई आईपीओ आया है क्या प्रोविद्या का अभी तक? तो हमारा पैसा हमने लगाया, तो हमें कोई नहीं बोल सकता कि जाओ एनुअल रिपोर्ट्स दिखाओ। हम इसको क्या रख सकते हैं? कॉन्फिडेंशियल। बट कोई भी लिस्टेड कंपनी क्यों नहीं रख सकती है? क्योंकि उन्हें पैसा किससे उठाया है? तो दैट इज अ पब्लिक डेटा फॉर, उनको दिखाना ही पड़ेगा। तो अब अगर आप तनय सर से पूछो कि सर कितना पैसा लगाए, वो बोले 5 करोड़ लगाए प्रोविद्या में, तो आपका अगला प्रश्न हो सकता है आपने कितना लगाया? तो वो बोलेंगे हम 3 पार्टनर्स हैं,
हम तीनों ने मिलके 2 करोड़ लगाया है, तो अंडरस्टूड हो गया कि लोन कितना लिया होगा, 3 करोड़ का बैंक लोन या कुछ चल रहा होगा। डिबेंचर तो हम इशू नहीं कर सकते जब तक हम क्या नहीं है, लिस्टेड कंपनी नहीं अल्टीमेटली, एंड पब्लिक कंपनी नहीं है। वी कैन नॉट आस्क द मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो हमारा अभी सब प्राइवेट प्लेसमेंट में ही काम चल रहा है, हम लोग अपना ही अपना पैसा लगा रहे हैं। तो ये जो हुआ 2 करोड़ ओनर का, 3 करोड़ बोरोइंग का, इसको ही क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ आया? मतलब अगर तुमको कोई बोले कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बोलना इट इज द रेशियो ऑफ ओनर्स फंड टू द बोरोड फंड्स, कि मालिक ने कितना लगाया और बाहर वालों ने कितना लगाया, उसको बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये आप देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये हम कैसा चाहेंगे, इसको ही क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इक्विटी वाला फ्री में पैसा दे रहा है कि डिविडेंड मांगेगा। उनकी डिविडेंड, अब नेहा मैम है, नेहा मैम ने 1 लाख रुपए लगाए, मान लो एक कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए इन्वेस्टमेंट में, तो क्या बोल रही हूँ मैंने, क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। मेरे एंगल से सोचो, मैं तो बोलूंगी मैंने पैसा दिया, अब कंपनी ने मुझे कितने रिटर्न दिए, 40,000। तो एक बात बताना, किसके लिए ये फायदा है और किसके लिए नुकसान है? मेरे लिए फायदा है, मैंने पैसा लगाया, मुझे 40,000 का मैं बोलूंगी रिटर्न मिला। क्या मिला? रिटर्न मिला। बट कंपनी बोलेगी यार नेहा मैम को डिविडेंड देना पड़ा 40,000, तो कंपनी के लिए वो जो मैंने कैपिटल दी थी ना उनको, कंपनी के लिए वो क्या है, कॉस्ट। क्या बोलेंगे हम? तो जो कंपनी के लिए कॉस्ट है वो इन्वेस्टर के लिए क्या होगा, रिटर्न। क्या वर्ड बोलोगे आज से आप, रिटर्न, जिसको आप आरओआई समझे हो, आरओआई वर्ड सुना है कभी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, शेयर होल्डर। तो आरओआई कौन निकाल रहा है देखा जाए तो, शेयर होल्डर। कंपनी तो क्या चिल्ला के बोलेगी, कंपनी को रिटर्न मिल रहा है कि कॉस्ट लग रही है, उल्टा कॉस्ट। तो इक्विटी वालों को जो देते हैं वो क्या होता है, प्रेफरेंस वालों को देते हैं वो भी क्या होता है, ये डिबेंचर को जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो अल्टीमेटली मान लो मेरे 1 लाख रुपए के डिबेंचर हैं और 10,000 रुपए का ब्याज जा रहा है, 10,000 रुपीज का, तो वही कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कंपनी कैसी रखना चाहेगी, कम। और ये देखो, या नॉन करंट एसेट है, मशीन खरीदनी थी, तो उस डिसीजन को क्या बोलेंगे, मशीन खरीदने के डिसीजन को। पैसा लाने वाले डिसीजन को क्या बोलेंगे, अभी देखो ना बोर्ड पे तो लिखा है, पैसा लाने वाले डिसीजन को फाइनेंसिंग, पैसा लगाने वाले डिसीजन को, और इसी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, कौन से डिसीजन। बजट तो आप सब बनाते हो अपनी लाइफ में, रोज का ही बजट बनता है, सुबह से रात का ही बन जाता है बजट। अब यहाँ कैपिटल बजटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको नहीं लगता ये जो मशीन में पैसा लगना है, ये वही वाला मेजर वाला पैसा है जो कहाँ से आया है, कैपिटल से। तो हम कैपिटल जो लगाए, कैपिटल कितना लगाए, मान लो 5 करोड़। अब हमने सोचा कैसे इसको खर्च करें, चलो एक काम करते हैं, बढ़िया कैमरा लगवाते हैं, सेटअप बनाते हैं पूरा ऑनलाइन का, टेबल बेंचेस, एसी, प्रोजेक्टर्स। तो ये क्या, ये वाले डिसीजन कौन से हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्योंकि अगर आपसे कोई, अच्छा तनय सर से नहीं भी पूछोगे तो तुम यहाँ की पूंजी निकाल सकते हो कि कितना पैसा लगा है। पूछो कैसे, कितने क्लासरूम है यहाँ, 4 क्लासरूम है, रिसेप्शन है, कैबिन है और वो कॉलर रूम है, सब में लगे हुए क्या जोड़ लो, फर्नीचर की कॉस्ट। ये प्रेमाइस तो रेंटेड है। तो आपको अगर ये जानना है कि आखिर कोचिंग चलाने में पैसा हमने कितना लगाया है, तो जितनी चीजें लगी है कभी फ्री टाइम में बैठ के जोड़ना कैलकुलेटर पे, ये इतने का होगा, ये इतने का होगा, ये इतने का होगा, और एक सम निकल जाएगा। वही इन्वेस्टमेंट है। बाकी जो मार्केटिंग का खर्चा है वो अलग, सैलरी स्टाफ को दे रहे वो अलग। क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सैलरी? नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जिसमें पूंजी दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? आज जैसे एसी लगा है तो इसमें तो हमारा कैपिटल दिख रहा है ना, सैलरी में थोड़ी दिखेगा। तो बहुत मतलब ये अकाउंट्स वाली बातें कर रही हूँ अभी मैं, थोड़ी सी घबरा मत जाना एकदम। बट ये बात कर रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग क्यों बोलते हैं मशीन खरीदने के डिसीजन को।
अगर आपने आज यहाँ मेरे साथ सोचना शुरू कर दिया था तो उसका फायदा आपको सभी सब्जेक्ट में मिलेगा, क्योंकि वैसे आप देखेंगे ना तो कोई टीचर समझाता नहीं है, वो तो बस फॉर्मूला लिखा है और क्वेश्चन करवा दिए। और फिर मेरे को एक बहुत पेन पॉइंट है वो मेरे को ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में आप फिर क्या ही कर लोगे इफ यू आर दिस इज नॉट डेवलप्ड, एंड वी विल ट्राई टू मेक द एफर्ट कि आपका वो थिंक टैंक डेवलप हो जाए, सोचने की क्षमता। तो क्यों इन्वेस्टिंग, पहली बात ये समझ आए इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उन पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं किस में, एसेट में। तो एक फिक्स्ड एसेट लेकर नहीं आएगी कंपनी तो प्रोडक्शन कैसे करेगी। मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है, तुमको पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री डालनी है यहाँ पर, तो मशीन तो लगेगा ना, ऑटोमेटिक प्लांट आते हैं आजकल तो सारे। तो अब ऑटोमेटिक प्लांट भी आते हैं, सेमी ऑटोमेटिक भी आते हैं। तो उनमें जब हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा लें, ऐसे डिसीजंस को क्या बोलने का, और दूसरी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि वो कैपिटल जो हमारा मेजर पोर्शन हम पूंजी का लाएं उसी का हम बजट बना रहे हैं। उसमें आप कितने की मशीन खरीद पाओगे, जितना आपका बजट होगा, सीधी बात है। आप कैपिटल 2 करोड़ की लगाकर 15 करोड़ का मशीन कोई नहीं खरीदेगा। तो ये डिसीजन क्लियर हुआ क्या बोलते हैं। उसके बाद बिजनेस में और क्या देखियोगे, अपने बैलेंस शीट में क्या होती है, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं प्यार से, वर्किंग कैपिटल। तो इसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा। अब आप बोलो मैम इसको क्या मैनेज करना, अरे भाई कभी आपने देखा घर में बाई पैसे लेने आ रही हो और घर में कैश ना हो। 1 तारीख को अगर बाई को पेमेंट करना है तो योर मम्मा दादी मेक श्योर कि उनके पास उससे पहले पैसा हो। वो बाई को ये ना बोलना पड़े कि बेटा आज नहीं कल ले लेना। अगर ये बोलना पड़ रहा है मतलब योर मैनेजमेंट इज नॉट गुड। और जब भी आपके यहाँ कोई आ रहा है रिलेटिव, अपन वो आते हैं ना छोटे बच्चे आते हैं, उनको 500 रुपए 200 रुपए का नोट पकड़ाते हैं, तो आपने देखा अपने घरों में हमेशा होता है इतना कैश, एकदम कोई रेंडम भी टपक जाए तो भी हमारे पास होता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द मैनेजमेंट। तो आज बिजनेस में आपके पास एक करंट एसेट है जिसका नाम क्या है। अब आप सोचो कि कैश कितना रखना चाहिए कंपनी को, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा रखोगे तो हम कहेंगे वेस्ट ही कर रहे हो, लॉक कर रहे हो फंड को। कम रखोगे तो परेशानी उठाओगे। पता चला 10 रुपए बोले चाय पिए सर ने, 10 रुपए की चाय पी, और वो बोला आकांक्षा मैम जरा 10 रुपए देना, और वो बोले है नहीं। ऐसा होगा तो कैसा लगेगा, रेपुटेशन कंपनी का खराब होगा कि बढ़ेगा इससे। तो कैश कितना होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए ऑप्टिमम। वर्ड है ऑप्टिमम, कि ना कम ना ज्यादा। तो ये सारे डिसीजन हम कौन से चैप्टर में लेना सीखते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी कितने चैप्टर्स आपको मैंने यहाँ समझा है बैलेंस शीट से, देखो नंबर 1 कौन सा, नंबर 2 और नंबर 3। अब आप ये वाली शीट पर आओ जरा, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में क्या लिखा था। अब देखो इन चैप्टर्स को, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, और अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल बजटिंग कौन से डिसीजन होते हैं तो आप क्या बोलोगे, एक्सेलेंट। ये वाला कौन सा डिसीजन होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन। और ये कौन सा होता है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन ओनली, उसको वर्किंग कैपिटल डिसीजन ही बोलेंगे। तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसी लाना चाहोगे, एज लो एज पॉसिबल, जहां सबसे कम से कम पैसा मिल जाए। अगर तुम इंडिया छोड़ो, हमको फॉरेन से लोन मिल जाए कम पैसों पे, तो हम वहां से भी लेने को तैयार हैं। और कैपिटल बजटिंग में कौन सी एसेट में लगाओगे जहां रिटर्न ज्यादा से ज्यादा होगा, तभी तो शेयर होल्डर कमाएगा। तो ये 3 चैप्टर एकदम समझ आए, बैलेंस शीट के अपन ने मदद से समझे। एक ये बैलेंस शीट का फोटो ले लो ताकि आप आज उसको घर पे आराम से बना लो। आप लोग सब अपना अपना कॉपी में इसको फ्री टाइम में बना लेना। कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं तो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बीएल यहाँ पर है बैंक लोन। जैसे डिबेंचर से पैसा ले सकते हैं, हम कहाँ से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बैंक लोन। और ये करंट एसेट्स कौन कौन सी मेजर होती है जो हर बिजनेस में होगी, पता है। कोई छोटी सी छोटी दुकान होगी ना साड़ी की,
नलिया वाखल में क्लॉथ मार्केट में, छोटी सी एकदम 10 बाय 10 की, तो वहां भी 3 एसेट आपको दिखेगी हमेशा उसकी कंपनी में। एक तो स्टॉक दिखेगा साड़ियों का, अगर आप उससे पूछोगे कि भाई मार्केट से तेरी कोई उधारी है क्या, पैसा आने का है क्या, तो बोलेगा हाँ अभी तो इतने आने के हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं डेटर्स। और एक उसके गले में क्या मिलेगा हमेशा, कैश। तो इसका मतलब करंट एसेट में क्या आ गया, एक तो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट आ गया, फिर कैश मैनेजमेंट आ गया, और फिर आ गया ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट। मतलब घर में कहते हैं ना डिसिप्लिन लाना है तो क्या करो, अगर 4 बेटे हैं तो एक को डिसिप्लिन करोगे तो दूसरा, एक को अगर नहीं टोकोगे तो दूसरे को टोक पाओगे क्या। आपका दूसरा पहले, आप जैसे हमारे साथ ही होता है ना कि मम्मी पापा हमें कुछ बोल रहे हो, छोटे भाई बहन बच गए, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, आपने उसको नहीं बोला हमको बोला। तो वैसे ही करंट एसेट किससे बनी है, ये मेन 3 आइटम्स है। तो आपने इन्वेंट्री का मैनेजमेंट तो कर लिया, ट्रेड रिसीवेबल का मैनेजमेंट या कैश का मैनेजमेंट नहीं किया, तो ओवरऑल आपका टारगेट अचीव। और करंट लाइबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर्स। कौन सी होती है, मार्केट में जो हमने उधार लिया है, तो उनका क्या हो गया, ये ट्रेड पेबल। क्रेडिटर को हम क्या बोलते हैं कंपनी में, ट्रेड पेबल, और उनका भी हमें क्या करना है, मैनेजमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है सिचुएशन। यही सब चीजें हम इन 3 चैप्टर्स में देखने वाले हैं, और बाकी चैप्टर्स कहाँ अप्लाई करेंगे वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप मैं थोड़ा सा आपको वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस घुमा पाई, और इंटरैक्टिव रहिएगा ताकि ये कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें। चलिए ऑनलाइन में मेरे प्यारे शेरों, शिवानी, शिवानी और आदित्य, बेटा कमेंट करके बता दो कि आपको बोर्ड वोर्ड सब प्रॉपर दिखा, आवाज क्लियर आई, कुछ ब्रेकेज तो नहीं हुआ, और समझ आया कि नहीं आया। आज लास्ट क्लास कितनी बजे तक है आप लोगों की, 2:30। धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, आदत डाल लो। बट कॉपी बेटा आज ही खरीद लेना, फॉर्मूला कॉपी 20-25 पन्ने का खरीद लेना, क्योंकि कल से हमारा टाइम वैल्यू वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज तो एक ही था बेसिक इंट्रोडक्शन, और 2 कॉपी, एक यहाँ की भी मेरे को अलग चाहिए ना, प्लीज किसी कॉपी में मिक्स करके एफएम मत लिखिएगा, अलग बिल्कुल। मैं कल सबकी चेक करूंगी, और जो नहीं लाएगा ना उसका क्या करेंगे। यहाँ है दुकान, किसी की है क्या स्टेशनरी की दुकान, जो नहीं लाया है वो मेरे को टॉफी खिलाएगा, और जो लाए उनको मैं टॉफी खिलाऊंगी। ये अच्छी डील है ना, अब मत लाओ फिर देखना कल। तो 2 कॉपी मुझे दिखाने के लिए ले आना, एक क्लासरूम और एक होमवर्क, और बना लेना लगभग 200 पन्ने की, 200, 150, 200 पन्ने का, ताकि मेरे को सेटिस्फेक्शन हो कि भैया सबसे जो बेसिक चीज है वो है कॉपी मेकिंग, वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं। चलो शिवानी को बढ़िया आया, शिवानी तिवारी का रिप्लाई आया है, और आदित्य बेटा आई होप आपको भी आया है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।